सबसे पहले हम आ जाते हैं नीति शास्त्र का अर्थ क्या होता है। ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है सबसे पहले तो। ठीक, नीति शास्त्र वह मानक होते हैं जिन्हें समाज अपने ऊपर लागू करता है। यानी ऐसे स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स जो होते हैं जिन्हें समाज अपने ऊपर ही लागू करता है ना, जो लोगों के चुनाव, कार्यों और व्यवहारों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि वो क्या चुनाव करेंगे, है ना। चुनाव मतलब ये इलेक्शन वाला चुनाव नहीं, चुनाव का मतलब हो गया क्या चुनेंगे वो, उनकी चॉइसेस क्या होंगी, उनके कार्य क्या होंगे, है ना, और व्यवहार, उनके बिहेवियर्स जो है वो क्या होंगे, ये बताता है कौन, नीति शास्त्र। यानी ऐसे एक स्टैंडर्ड निर्धारित कर देता है नीति शास्त्र जो समाज अपने ऊपर ही लागू करता है, और वो उनके चुनावों को और उनके व्यवहारों को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है ना, तो इनको ऐसा होगा कि भाई क्या मुझे किसी के पैर छूने चाहिए, या मुझे हाथ मिलाना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, है ना, बच्चों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, गुरु के साथ कैसे बात करनी चाहिए। तो इसके स्टैंडर्ड्स कौन बताता है, इसके स्टैंडर्ड्स कौन बताता है, इसके स्टैंडर्ड्स बताता है नीति शास्त्र। कौन बताता है, नीति शास्त्र। एक डॉक्टर को क्या करना चाहिए, है ना, और एक वकील को क्या करना चाहिए, है ना। जैसे रामायण में हम नहीं देखते कि वैद्य सुषेण को उठा ले आते हैं हनुमान जी और फिर इलाज के लिए कहते हैं, तो वैद्य सुषेण जी क्या कहते हैं कि मैं तो भाई रावण का वैद्य हूँ, राक्षस सेना की तरफ से मैं हूँ, तो मैं आपके इसका इलाज कैसे कर सकता हूँ लक्ष्मण का। हनुमान जी क्या कहते हैं, फिर यही एथिक्स याद दिलाते हैं। वो क्या एथिक्स याद दिलाते हैं कि आप वैद्य हैं, आप वैद्य होने के लिए आपका और आपकी एथिक्स क्या कहती है कि कोई भी आपके सामने मरीज आएगा तो आप बिना उसके धर्म जात जाने वो किस साइड से आप उसका इलाज करोगे। तो ये क्या कर रहा है, उसके व्यवहार को उसके चुनाव को एक मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप क्या करेंगे, आप क्या नहीं करेंगे, है ना, समाज कैसे चलेगा। अगर इसको मार्गदर्शन प्रदान करने वाला कुछ कोई स्टैंडर्ड्स ही नहीं हो, कुछ बताने वाला कोई एक ग्रंथ ही नहीं हो, कुछ हो ही नहीं, तो फिर आप डिसीजन कैसे लोगे, कैसे आप ये निर्धारित कर पाओगे कि फला चीज गलत है और फला चीज सही है ना। तो वो एक आपको एक पैमाना देता है कि हाँ इस पैमाने पे जो चीज खरी उतरती है वो सही है, और इस पैमाने पर जो चीज खरी नहीं उतरती वो गलत है। तो ये होती है एथिक्स। फिर आ जाते हैं और इसके एक और परिभाषा देख लेते हैं, दो तीन परिभाषा देखेंगे ताकि इन सारी दो तीन परिभाषाओं से मैं इसका अर्थ आपको अच्छे से समझा दूंगा। नीति शास्त्र को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि यह मानव क्रियाओं का एक व्यवस्थित अध्ययन है। किसका, मानव क्रियाओं का। तो देखो पशुओं की क्रियाओं से हमें कोई मतलब नहीं है। एक शेर जो है वो हिरण को खाता है, आप इसमें कोई नैतिक और अनैतिक चीज नहीं है। ये एथिक्स किसके लिए है, नीति शास्त्र है किसके लिए, तो ये सिर्फ मानव के लिए। किसके लिए है, मानव के लिए। एक शेर खा रहा है, एक हाइना जो है लकड़बग्गा वो किसी को खा रहा है, तो इसमें कोई एथिक्स काम नहीं करती। जो जंगली कुत्ते होते हैं वो अपने शिकार को नोच नोच के खाते हैं, जिंदा खा जाते हैं। अब आप कहोगे कितने, क्या आप उनके कह सकते हैं कि ये कितने अनैतिक है, नहीं। तो ये नैतिक जो ये सिद्धांत होते हैं ये किस पे लागू होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मानव पर लागू होते हैं। समझे ना। तो ये मानव क्रियाओं का अध्ययन है जिसमें जिसे सही या गलत के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है ताकि सर्वोत्तम शुभ को प्राप्त किया जा सके, अल्टीमेट गुड को प्राप्त किया जा सके। सर्वोत्तम शुभ क्या होता है, सर्वोत्तम शुभ मतलब जिससे समाज की भलाई हो सके, वही होता है सर्वोत्तम शुभ या अल्टीमेट गुड, है ना। तो यहाँ सही और गलत के दृष्टिकोण से देखा जा सके कि वो गलत है कि या सही है। देखिए ये आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये एक आतंकवादी भी हो सकता है, और ये एक एक जवान भी हो सकता है, फौज का जवान भी हो सकता है, आर्मी का जवान भी हो सकता है। तो देखो अगर ये आर्मी का जवान किसी को मारेगा तो आप उसे क्या कहोगे, भाई सही है, आप क्या कहोगे, सही है। मगर एक आतंकवादी मारेगा तो आप क्या कहोगे, भाई गलत है। क्यों, तो ये गलत आपने कैसे कहा, एक आदमी मृत्यु तो किसी की हो ही रही है, तो आप कैसे निर्धारित करोगे कि ये गलत है या सही है। तो ये मानदंड कौन बताएगा, ये मानदंड बताएगा नीति शास्त्र। कौन बताएगा, ये नीति शास्त्र बताएगा कि हाँ इन मानकों पर अगर कोई चीज खरी उतरती है तो वो सही है, और इन मानकों पे कोई चीज खरी नहीं उतरती इसका मतलब वो गलत है ना। अब यहाँ पर बात आई है मानव क्रियाओं की। मानव क्रिया का मतलब हो गया ऐसी क्रियाएं जो ऐच्छिक हो, क्या हो, ऐच्छिक क्रिया हो। ऐच्छिक क्रिया का मतलब क्या हो गया, फ्री विल से। किससे, फ्री विल से, यानी कि वो स्वतंत्र इच्छा से कोई काम करता हो, वो होती है फ्री विल। अगर वो स्वतंत्र नहीं है कोई कार्य करने को तो फिर वो उसकी फ्री विल नहीं है। मान लीजिए आपके कनपट्टी पे बंदूक रख के आपको कहे कि आप फला आदमी को गाली दो, फला आदमी को मार दो, उसको किडनैप कर लो, तो फिर उसमें नैतिक और अनैतिक जैसी कोई चीज नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि वो आपकी स्वतंत्र इच्छा नहीं है।
क्या आप वो काम अपने पूरे होश हवास या पूरे अपनी खुद की इच्छा से कर रहे हैं या दबाव में कर रहे हैं? या आप समझ लीजिए कि कोई जैसे कि दारू पिया हुआ आदमी है, शराब के नशे में कोई आदमी है, वो कोई ऐसा काम करता है, तो क्या उसकी अनैतिक और नैतिक चीजें हम डिसाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये उसकी ऐच्छिक क्रियाएं नहीं है, वो नशे में है, वो अभी कॉन्शियस माइंड नहीं है उसको, उसको पता ही नहीं है। एक पागल है, वो किसी को गाली दे रहा है, किसी को मार रहा है, तो क्या उसको हम नैतिक या अनैतिक के उस पे तौल सकते हैं? नहीं तौल सकते हैं। तो यहाँ क्या होनी चाहिए? मानवीय क्रिया होनी चाहिए। और ये मानवीय क्रियाओं को सही है या गलत है, इस दृष्टिकोण से देखने के लिए ही हमें एक कुछ स्टैंडर्ड्स चाहिए, और वो स्टैंडर्ड्स कौन देता है हमें? नीति शास्त्र देता है, ताकि अल्टीमेट गुड को प्राप्त किया जा सके, परम शुभ को प्राप्त किया जा सके। और परम शुभ क्या है? जिससे समाज की भलाई हो, व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो उच्चतर दिशा की ओर अग्रसर होता हो, वही है परम शुभ। हाँ जी। तो हम क्या देख रहे थे? ये वाली डेफिनेशन देख रहे थे। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं, है ना? तो इसमें क्या है? नैतिकता को इस अर्थ में परिभाषित किया जा सकता है कि ये उस हिस्से के मानव आचरण का चिंतनशील अध्ययन है जिसके लिए इंसान कुछ जिम्मेदारी महसूस करता है। तो वो उसकी जिम्मेदारी महसूस करता है। अगर मान लीजिए कोई पागल है, तो क्या वो उसके कृत्य की जिम्मेदारी महसूस करता है? नहीं करता है। कोई बच्चा है, बालक है, तो क्या उसकी जिम्मेदारी महसूस करेगा? नहीं। तो इनके ऊपर एथिक्स लागू नहीं होती है। और इसमें ये निर्धारित किया जा सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका सही गलत का निर्धारण नहीं किया जा सकता, तो फिर वो एथिक्स के स्कोप में नहीं आएगा। जब हम स्कोप ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे ना, कि एथिक्स का जो है वो कार्य क्षेत्र कितना बड़ा है, स्कोप क्या है, तो उसमें देखेंगे कि फिर एथिक्स जो है उसके स्कोप में वो वाली चीजें नहीं आएगी जिसका सही और गलत का निर्धारण नहीं किया जा सकता। देखो ये क्या है? ये क्या है? संगीत। अब किसी को गजल पसंद हो सकती है, किसी को 60s के गाने पसंद हो सकते हैं, किसी की लता मंगेशकर जो है वो फेवरेट सिंगर हो सकते हैं, किसी के कोई और फेवरेट सिंगर हो सकते हैं। तो अब इसमें कोई गलत या सही नहीं है। भाई ऐसा थोड़ी है कि जो लता जी को सुनते हैं वही सही है और जो अरिजीत को सुनते हैं वो गलत है। ऐसा नहीं है ना। हाँ, तो इसका सही और गलत का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये मानवीय क्रियाविधि नहीं है, मानवीय आचरण में इसको नहीं लिया जाएगा। इसकी आप एथिक्स जो है उसके ऊपर इसको परख नहीं सकते कि क्या ये गलत है या सही है, नैतिक है या अनैतिक है। ऐसा थोड़ी है कि जो अरिजीत सिंह के गाने सुनता है, हनी सिंह के गाने सुनता है, वो अनैतिक आदमी है। इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता। फिर आपके टेस्ट और प्रेफरेंसेस क्या है, उसका भी निर्धारण नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपको मान लीजिए मीठा पसंद है, किसी को भाई मीठापन नहीं पसंद है, तो क्या मीठा पसंद होने वाला नैतिक हुआ या अनैतिक हुआ? तो इसका भी निर्धारण नहीं किया जा सकता है। ये वाली चीजें भी आपको याद रखनी है। तो ये हमने देख ली एथिक्स की एक ओवरऑल डेफिनेशन। एथिक्स का क्या मतलब होता है, ये सब चीजें हमने इसमें देख ली। और मैं एथिक्स का शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में जो है वो एथिक्स को कभी नीति शास्त्र लिख देगा, कभी आपको नैतिकता लिख देगा, कभी कुछ और लिख देगा। तो आपको इंग्लिश पकड़नी है यहाँ पर, ठीक है? तो बस आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।